हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर हम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वाला चैप्टर क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की वीडियो आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपका प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वाला चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको इस वीडियो के बाद कोई अन्य वीडियो कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में कवर किया है। चाहे अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो, सब कुछ हम डिटेल में करने वाले हैं। आपको इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले प्रत्येक लेक्चर की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, प्रॉपर्टी और मेटल की दो तीन प्रॉपर्टी होती हैं। जनरली दो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो रासायनिक प्रॉपर्टी होती है वो हम नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और दूसरी होती है हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जिसे यांत्रिक प्रॉपर्टी, यांत्रिक गुण कहते हैं। ठीक है, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो नॉर्मली होती है, मैं आपके लिए उसके डिटेल बता दूंगा। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी है वो है आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हमको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, बट मैं आज के लेक्चर में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए। जानकारी कभी भी गलत नहीं होती है, जितनी ज़्यादा आपको जानकारी होगी उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ मिलेगी। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम में आपको जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम में पीडीएफ बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। दीज प्रॉपर्टी कंसर्न विथ सच प्रॉपर्टी एज मेल्टिंग टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, करोजन रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ईटीसी। जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि पिघलने का गुण, तापमान, विद्युत चालकता, तापीय चालकता, घनत्व, संचरण प्रतिरोध, चुंबकीय गुण आदि जैसे गुणों से संबंधित है। एक प्रकार से आप कह सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी वह प्रॉपर्टी जो हमको एक तरीके से बाहर से ही हम पता कर सकते हैं, बिना किसी छेड़छाड़ के। जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो हम बाहर से देखकर पता नहीं कर सकते किसी मेटल की इसमें प्रॉपर्टी है या नहीं है। उसमें हमको कुछ ऑपरेशंस करके ही पता चलता है। उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है हमको कुछ ऑपरेशंस करके हमको पता चलता है। जैसे कि डक्टिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है। जब हम डक्टिलिटी होती है, जब हम उसको खींच के देखेंगे तभी हमको पता चलेगी कि इस मेटल में डक्टिलिटी है अथवा नहीं है। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं, हम बिना किसी ऑपरेशंस के, बिना धातु को छेड़े हुए, बिना किसी छेड़छाड़ के हम धातु की फिजिकल प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं। तो आपको एक कंसेप्ट समझना है, आसानी से आप डिफाइन कर सकते हो, पहचान सकते हो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ध्यान से पूरा लेक्चर देखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी चैप्टर से आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर से कभी क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं छोड़ता है। ये इंडस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री ही अपना है जो मेटल पर टिका हुआ है, उसके बिना कुछ काम आपका नहीं चलता है। इसलिए इनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप कम से कम 40-50 मिनट का लेक्चर रहेगा, अच्छे से क्लियर कर लीजिए एक बार, आपको कभी आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, अगर नहीं आता है तो डिसलाइक करें, बट अपना वोट आप जरूर करें। यहाँ पर देखिए, बोल रहा है द मोर इम्पोर्टेंट दीज प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज फॉलोज। इन गुणों में से अधिक महत्वपूर्ण इस प्रकार माना जाएगा। जैसे कि आपकी हो गई डेंसिटी, यहाँ पर घनत्व जो जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी के बारे में क्या कह रहा है कि घनत्व को किसी सामग्री के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। आमतौर पर इंजीनियरों द्वारा उपयोग की जाने वाली व्युत्पन्न इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर। सापेक्ष घनत्व पानी घनत्व की तुलना में सामग्री का घनत्व है। ठीक है, जो घनत्व की हमारी इकाई यूनिट जो होती है आपको याद रखना है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा था, फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। यार घनत्व और सापेक्ष घनत्व के सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ पर जो हमारी डेंसिटी जो होती है उसका हमारा सूत्र होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास बटे यानी द्रव्यमान बटे आयतन। इसलिए हमारी द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो होती है किलोग्राम, एंड हमारी आयतन की इकाई होती है घन क्यू यानी कि मीटर क्यू। तो हमारी ये जो मिलकर बनती है घनत्व की यूनिट जो बनती है वो बनती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी यानी कि सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व क्या होता है, देखिए सापेक्ष घनत्व, हम सापेक्ष किसी के सापेक्ष जब घनत्व की तुलना करते हैं वो हमारा सापेक्ष घनत्व कहलाता है। तो हम जो हमारा मटेरियल का जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है, उसकी हम तुलना किससे करते हैं,
4 डिग्री सेल्सियस वाले प्योर पानी से तुलना करते हैं, प्योर पानी की डेंसिटी से हम तुलना करते हैं, तो हमारा जो सूत्र बन के आता है वो आता है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आप सूत्र लगाओ तो आपकी सापेक्ष घनत्व निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो हमारी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप देखोगे figure show a piece of electrical cable. In this example, copper wire has been chosen for the conductor or core of the cable because copper has the property of very good इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आपका जो कॉपर जो तावा होता है वो आपका एक गुड कंडक्टर है, ऊष्मा का यानी हीट का भी है, एंड आपका इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत का भी है। ऊष्मा यानी कि अपना ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर हमारा कॉपर है। उसके बाद हमारा आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऊष्मा और विद्युत का दोनों का गुड कंडक्टर एल्यूमिनियम और तावा है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो आप बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, शेयर सभी दोस्तों में कर दीजिए करेगा, क्योंकि शेयर करने से आपके और दोस्तों को भी ये जानकारी रहेगी, उनका भी हेल्प होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक DRDO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर कर लीजिए, और भी आपको महत्वपूर्ण PDF जितनी भी मिलेंगी सभी आपको DRDO क्वेश्चन पेपर वाले लिंक पर सब कुछ मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि आपसे बोला जा रहा है कि यानी यह तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉन विद्युत प्रवाह के प्रभाव के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है। पॉलीमराइड और जैसी प्लास्टिक सामग्री से को आसपास की इंसुलेटिंग शीथिंग के लिए चुना गया है। ठीक है, इस सामग्री को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह ऐसा खराब कंडक्टर है। क्या आपका यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर जो इमेज वहाँ पर दी थी इसमें इमेज नहीं मैंने शो कर पाई है, तो छोड़िए, आपके लिए इतना याद रखना कि आपकी कंडक्टिविटी क्या होती है, जिसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके, जिसमें से हमारा करंट फ्लो हो सके, वो हमारा एक कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा वक्त जाया नहीं करना, हम फिजिकल प्रॉपर्टी आपको नॉर्मली बता देते हैं। यहाँ पर है आपका मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, सामग्री को पिघलने का तापमान जो होता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे द मेल्टिंग टेम्परेचर एट द रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द मटेरियल एंड द अलॉय ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टी हैज अ रिजल्ट ऑन दिस एप्लीकेशन। पिघलने का तापमान पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान का सामग्री गुणों को और मिश्र धातुओं पर और इसके अनुप्रयोग के परिणाम स्वरूप बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, अलग अलग धातु का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। कुछ हमारे सेमी कंडक्टर भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, तापमान के आधार पर अच्छे या बुरे कंडक्टर हो सकते हैं। अर्धचालक सामग्री की चालकता, यहाँ पर बोला जाता है कि सेमीकंडक्टर जो हमारा होता है गुणों को बदलने में सक्षम है, अपने कंडक्टर गुणों को जो होते हैं उसमें वो बदलने में सक्षम रहता है। अर्धचालक पदार्थों को उदाहरण है जैसे कि सिलिकॉन, जैसे कि हमारा सिलिकॉन एक धातु है बट ये सेमीकंडक्टर है, कभी इसमें करंट फ्लो होता भी है कभी नहीं भी होता है। और जर्मेनियम, अगर दो धातु जो होते हैं आपको याद रखना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सेमीकंडक्टर का उदाहरण है तो आपको सिलिकॉन या जर्मेनियम ऑप्शन में मिल जाएगा। ऐसे जो पॉइंट होते हैं आप नोट्स में नोट करते रहिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। इसलिए मैं बोलता हूं जब भी आप लेक्चर को वॉच करो तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठो, अपना नोट्स लेके बैठो, जो मैं इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताता हूँ वो आप नोट करते रहिए। आप लिख लीजिए सेमीकंडक्टर धातु सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता क्या होती है आपकी, दिस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू ट्रांसमिट हीट एनर्जी बाय कंडक्शन। जो हमारी हीट यानी कि ऊष्मा ऊर्जा जो होता है उसे चालन द्वारा संचारित कर सकती है, संचारित सामग्री क्षमता है ये सामग्री क्या संचारित करने की क्षमता होती है। फिगर शो as the soldering iron the bits it made from copper with a good conductor of a heat and so will allow the heat energy stored into travel easily। जैसे कि सोल्डरिंग आयरन जो होता है उसे हम तावे से ही क्यों बनाते हैं, आयरन से क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि जो तावा हमारा कॉपर जो होता है गाइज वो ऊष्मा का गुड कंडक्टर है और ऊष्मा यानी हीट जो होती है तावा अच्छे से उसको शोषण कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। इसलिए हम उसको ताकि उसमें ज़्यादा ऊष्मा की एनर्जी आए, ऊष्मा ऊर्जा उसमें प्राप्त हो सके हमको, इसलिए हम जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसे तावा का बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो विल अलाउ द हीट एनर्जी इजिली डाउन टू द टिप एंड इनटू द वर्क बीइंग सोल्डर्ड देन वुडन हैंडल रिमेन्स टू कूल एज द हैज लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्ट द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, क्या होता है कि बिट तावे से बना है जो गर्मी का एक अच्छा संवाहक यानी कंडक्टर है और इसलिए गर्मी ऊर्जा की अनुमति देता है। जो हमारी होती है ऊर्जा जो होती है हीट जो होती है ऊर्जा की अनुमति देती है। एक होता है फ्यूजिबिलिटी, फ्यूजिबिलिटी होती है जिसे कहते हैं व्यवहार्यता, हिंदी में कहते हैं व्यवहार्यता। यह एक आपका
क्या है, देखिए फ्यूजिबिलिटी आपका क्या होता है यहाँ पर देखिए डिटेल में। दिस इज द इज विथ विच मटेरियल विल मेल्ट इट कैन बी सीन फ्रॉम फिगर द सोल्डर melts easily and so has the property of high fusibility. On the other hand, fire bricks used for furnace lining only melt a very high temperature and so have the property of low fusibility. यह वह सामग्री होती है, वह विधि है, यह वह गुण है जिससे सामग्री पिघल जाएगी। पिघलने का गुण फ्यूजिबिलिटी कहलाता है। चित्र में देखा जा सकता है सोल्डर आसानी से पिघल जाता है और इसलिए इसमें उच्च फ्यूजिबिलिटी का गुण होता है। जो हमारा सोल्डर जो होता है आप उसे देखोगे तो वह बहुत आसानी से पिघल जाता है, क्योंकि उसमें जो फ्यूजिबिलिटी गुण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी ओर भट्टी के स्तर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आग की ईंटें जिसे हम फायर क्ले कहते हैं, वो हमारी पिघलती नहीं है क्योंकि उसमें फ्यूजिबिलिटी गुण नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे बोल रहा है ऐसी सामग्री जो केवल बहुत अधिक तापमान को पिघलाती है अपवर्तक सामग्री कहलाती है। इन्हें कम तापीय चालकता वाली सामग्री के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए और थर्मल इंसुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, थर्मल इंसुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें बोल रहा है रिलोक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अनिच्छा चुंबकीय गुणों के रूप। यहाँ पर आपको वो देखने को मिले जिस प्रकार कुछ पदार्थ विद्युत के अच्छे या बुरे संवाहक होते हैं, उसी प्रकार कुछ पदार्थ चुंबक के अच्छे और बुरे संवाहक होते हैं। चुंबकीय पूर्व सर्किट के प्रतिरोध को अनिच्छा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कुछ हमारे मेटल होते हैं जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और कुछ हमारे मेटल होते हैं जिसमें कि नहीं होती है। तो हम आगे देखेंगे हमारे कौन कौन से हैं मटेरियल मेटल्स। यहाँ पर है एक गुण होता है टेम्परेचर स्टेबिलिटी। देखिए यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी है 8 नंबर की प्रॉपर्टी है। आपको करना क्या है, अपने नोट्स में ओनली आपको एक हेडिंग डालनी है प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और आपको एक एक करके पूरे यहाँ पर जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बताई हैं कम से कम 9-10 प्रॉपर्टी होंगी, वो आपको नोट कर लेना है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि निम्न में से फिजिकल प्रॉपर्टी है, निम्न में से मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। मैंने याद रखने का तरीका आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है। तो टेम्परेचर में आपको पता ही होगा जो धातु गर्म होती है, सब अलग अलग धातुओं का अलग अलग टेम्परेचर होता है। तापमान में कोई भी परिवर्तन सामग्री संरचना और गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। हालांकि तापमान बदलाव जैसे रेंगना जैसे कई प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको DRDO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाए कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूथ कॉम्पिटिशन की बुक की PDF अगर आपको चाहिए तो जाके डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपके पास यूथ की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बुक नहीं अवेलेबल हो पा रही तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि एक जो यूथ की बुक की PDF आपको उसमें MCQ मिलेंगे और MCQ आपको बहुत हेल्प करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यहाँ से आप ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। मैकेनिकल प्रॉपर्टी एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर प्रॉपर्टी जब मेटल से क्वेश्चन बनते हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन बनते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से बहुत कम क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मटेरियल। हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी को डील करेंगे, मटेरियल का बिहेवियर, व्यवहार कैसा है, वो कैसा बिहेवियर करती है मेटल हमारा। ठीक है, मटेरियल ऑफ मेटल व्हेन दे आर सब्जेक्टेड to the external force or load, it is the characteristic that indicated the variation टेकिंग प्लेस इन द मेटल। ठीक है, जो हमारे बाहरी बल या भार के अधीन होते हैं, यह विशेषता जो इंगित करती है। क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स और लोड जब हम लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो मेटल है वो कैसा बर्ताव कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो उस प्रकार से जैसे कि हमने कोई बाहरी बल डाला और हमारा मेटल टूट गया, तो हमारा मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी, उसमें भंगुर प्रॉपर्टी है, ब्रिटलनेस है उसमें। इस प्रकार से हम बाहरी बल लोड से वहाँ पर डाल के हम पता कर सकते हैं कि मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर है दीज मैकेनिकल प्रॉपर्टी आर कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग मशीन कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट विल परफॉर्म वेल ड्यूरिंग इट्स यूज ओनली व्हेन इट इज डिजाइंड बाय कंसिडरिंग ऑल मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मशीन घटकों को डिजाइन करते समय इन यांत्रिक गुणों पर विचार किया जाता है। जैसे कि हमको किसी भी मशीन का जब कोई भी पार्ट्स बनाना होता है
तो उस मेटल की सबसे पहली मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेक किया जाता है। जैसे कि हमको मान लो किसी बस का छत बनाना है, किसी बस का हमको छत बनाना, तो जिस धातु से हम छत को बना रहे हैं उसकी पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टी बनाएंगे कि इसमें भार सहने की क्षमता है कि नहीं, इसमें झटके सहने की क्षमता है कि नहीं। क्योंकि बस पे जब हम ऊपर से कुछ भी सामान रखते हैं तो उसमें भार भी आता है, झटकी भी आता है। तो हम ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसे किसी यहाँ पर अगर हम एल्यूमिनियम से बना देते हैं तो बहुत हल्का होता है, ठीक है, बहुत हल्का होता है और लूज हो सकता है। अगर हम इसे कास्ट आयरन से कास्ट आयरन से बना दें, अगर कास्ट आयरन से बनाएं तो जानना हम जब इसमें कोई भारी लोड डालेंगे तो टूट सकते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन एक ब्रिटल मेटल है। तो हमको ऐसी वहाँ पर जो भी हम मशीनिंग कंपोनेंट या कोई भी कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले धातु की मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेक किया जाता है कि इसमें वो प्रॉपर्टी मौजूद है कि नहीं जिसकी हमको ज़रूरत है, ठीक है, अच्छा प्रदर्शन करेगा या नहीं। जब इस सभी यांत्रिक गुणों पर विचार करके ही किसी भी मशीनिंग कंपोनेंट को डिजाइन किया जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एंड संडे लाइव टेस्ट देने के लिए। द बिहेवियर ऑफ मेटल अंडर एक्सटर्नल लोड्स इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बाहरी बल के तहत सामग्री के व्यवहार को सामग्री के यांत्रिक गुण कहा जाता है। अगर आपसे यांत्रिक गुण की डेफिनेशन पूछता है तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। बाहरी लोड के तहत सामग्री के व्यवहार को सामग्री के यांत्रिक गुण कहा जाता है, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर यांत्रिक प्रॉपर्टी या मैकेनिकल प्रॉपर्टी जिसे हम देखेंगे, यहाँ पर आपकी एक प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेस, जिसे हम तनाव कहते हैं। स्ट्रेन भी तनाव, स्ट्रेस और स्ट्रेन में कुछ अंतर होता है जो मैं आपके लिए बताऊंगा। एक होता है इलोगेशन, जिसे हम बढ़ाव कहते हैं, जिससे कि धातु बढ़ती है, जिससे हम जब हम खींचते तो धातु हमारी बढ़ती है। एक होता है कंट्रैक्शन, सिकुड़न, जब धातु सिकुड़ती है। एक होता है इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। ये दो आपकी प्रॉपर्टी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। स्ट्रेंथ यानी ताकत, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, टफनेस, और आपकी है यहाँ पर हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, फैटिंग जिसे हम थकान कहते हैं, क्रीप। जो हमारी फैटिंग, थकान, क्रीप सब है हम अच्छे से डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं। अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा, मेरे बातों पर ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना आपको। इसके बाद आपको नोट करना, जो भी करना है करिए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इस यहाँ पर पढ़ते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारा क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, यह एक धातु का यांत्रिक गुण है, ठीक है, जो बाहरी बल को प्रतिरोध प्रदान करता है। यह बिना किसी विकृति या टूटने के विभिन्न भारों को झेलने की क्षमता रखता है। स्ट्रेस जो होता है धातु का गुण, जिसे हम तनाव बोलते हैं, बिना किसी विकृति के, जैसे हमारी कोई यहाँ पर मेटल है, कोई हमारे यहाँ पर मेटल है, जब भी हम इस पर बाहरी बल डालते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बाहरी बल डालते हैं तो उन बाहरी बलों का प्रतिरोध करता है, प्रतिरोध प्रदान करता है। कोई भी बाहरी बल डालो इसको कोई असर नहीं होगा, कोई इसमें विकृति नहीं होगी, कुछ भी नहीं होती। जो बाहरी बल को बिना किसी विकृति की सहने की क्षमता को हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। Hence, it is the highest resistance offered by the material when it is subjected to an external load. Stronger the material, greater is the load it can withstand. क्या बोल रहा है, इसलिए जब यह बाहरी भार के अधीन होता है तो यह सामग्री द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम प्रतिरोध होता है। सामग्री जितनी मजबूत होगी उतना ही अधिक भार वह झेल सकता। क्या बोल रहा है, सामग्री जितनी देगी यहाँ पर, स्ट्रॉन्जर द मटेरियल ग्रेटर इज द लोड इट कैन विथस्टैंड। जितना हमारी जो मटेरियल यानी कि जो भी हमारी धातु है, जितनी उसमें स्ट्रेस होगी, जितनी उसमें स्ट्रेंथ होगी, उतना ही वह बाहरी बल को झेल सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए धातु के मामले में ताकत बहुत महत्वपूर्ण, स्ट्रेंथ जो प्रॉपर्टी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धातुओं को भारी भार सहन करना चाहिए। इसका मतलब है कि धातुओं को भारी तनाव और विकृति से प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए। जो हमारी धातुएं होती हैं उनको भारी भार तो सहना ही पड़ेगा, इसलिए जब भी हम उनका कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, हैवी, स्ट्रेस एंड डिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, यदि धातुओं में उच्च शक्ति होती है तो वह विभिन्न भारों को सामना कर सकती हैं, बिल्कुल सही। अगर उसमें स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वह भारी भार को सहन नहीं कर सकती है। द वेरियस लोड विच मे एक्ट ऑन द मेटल कंपोनेंट ऑफ द मशीन टूल फ्री। यहाँ पर विभिन्न भार जो मशीन उपकरण के धातु के घटकों पर कार्य करते हैं। कौन कौन से भार कार्य करते हैं, एक हमारे देखिए कौन कौन सा लोड लगता है। एक होता है टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, शियर लोड, बेंडिंग, टोर्सन, ईटीसी। हमारे लोड कुछ अलग अलग प्रकार से लगते हैं। टेंसाइल लोड क्या होता है,
टेंसाइल लोड जब हम किसी धातु को खींचते हैं तो वहाँ पर हमारा कौन सा लगता है, टेंसाइल लोड या टेंसाइल फोर्स जिसे बोलते हैं। कंप्रेसिव, जब कोई धातु हमारी सिकुड़ती है, जब हम किसी धातु को कंप्रेस करते हैं सिकुड़ते हैं, वो हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव। पहले सीयर, जब हम किसी धातु को काटते हैं, कोई हमारी मेटल है, जब हम सीयर से इसे काटेंगे तो उसमें हमारा सीयर लोड लगेगा। बेंडिंग, जब हम किसी धातु को मोड़ेंगे तो वहाँ पर बेंड लगेगा। टॉर्सन, टॉर्सन क्या होता है यहाँ पर, टॉर्सन देखिए, टॉर्सन जब हम किसी भी धातु को ट्विस्ट करेंगे, मोड़ेंगे, मरोड़ेंगे तो वह धातु नहीं टूटेगी, उसे हम टॉर्सन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, समन्वय शक्तियों में शामिल ये भी हैं, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए धातु में, शियर स्ट्रेंथ, अभी तो वो जो हमारे लोड अभी बनता है वो उनको सहन कर सकती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, शियर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, टॉर्सन स्ट्रेंथ etc होनी चाहिए, ठीक है। कुछ धातुओं और उनकी मिश्र धातुओं में प्रति इकाई द्रव्यमान में उच्च शक्ति होती है जो उन्हें भारी भार उठाने के प्रभाव और भार के कारण किसी भी नुकसान का विरोध करने के लिए उपयुक्त सामग्री बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोड अप्लाइड द स्ट्रेंथ कैन बी टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर और टॉलरेंस। टॉर्सनल द मटेरियल कैन बी लोडेड बाय मीन्स ऑफ हीटिंग, इंटरनल स्ट्रक्चर, लोडिंग टाइप etc। जो भी हमारा भार लगता है, जो भार के प्रकार के आधार पर ताकत जो हमारी होती है, जैसे कि तन हो गई, टेंसाइल हो गई, संपीड़ित यानी कंप्रेसिव, इस तरह कतरनी, शियर, जो हमारे भार जो होते हैं मरोड़ हो सकती है, जैसे टॉर्सन का मीन होता है मरोड़, ट्विस्ट करना। सामग्री को हीटिंग, आंतरिक संरक्षण, लोडिंग प्रकार आदि के माध्यम से लोड किया जाता है, वहाँ पर उसे लोड किया जाता है। नेक्स्ट है, विनाश से पहले द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट एनी मटेरियल विल विथस्टैंड बिफोर डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जो हमारा होता है विनाश से यानी कि डिस्ट्रैक्ट होने से पहले कोई भी सामग्री जितना अधिक दबाव झेलेगी उसे उसकी अंतिम ताकत कहा जाता है, उसे उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहा जाता है, जितनी बार लोड को सहन कर सकता। एक होता है हमारा इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। क्या होता है गाइस, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होता है, यह धातु का वह गुण है जो झटके को, अचानक झटके को सहन कर सकता है। देखिए, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच गिव्स इट एबिलिटी टू विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट और सडन लोड्स। अचानक से जो झटके लगते हैं उनको सहन करने की क्षमता को हम कहते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ठीक है। जब सामग्री की लोचदार सीमा के भीतर, देखिए इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होता है, मैं आपके लिए यहाँ पर एक आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि हमारा कोई वायर है, आपको क्या बोल रहा है, लोचदार यानी कि इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट आपको इलास्टिसिटी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगी कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। जैसे कि हमारा कोई यहाँ पर एक वायर है, ये हमारा वायर है, इसे जब हम कुछ लोड लगाएंगे, यहाँ पर हम मान लो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लोड लगाते हैं, नीचे को ओर हम झुकाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पहले से मौजूद है। हम कुछ सीमा तक इसमें लोड लगाएंगे, कुछ सीमा तक लोड लगाएंगे और जब हम लोड लगा के छोड़ेंगे तो अपनी पूर्व अवस्था में वायर आ जाएगा, पूर्व अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि इसकी अभी हम इलास्टिक लिमिट के अंदर लोड को लगा रहे हैं। जैसे ही हम इलास्टिक लिमिट के बाहर जब लोड को लगा देते हैं, इलास्टिक लिमिट के जब हम बाहर लोड को लगा देते हैं तो वो उसमें स्थायी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी फिर वो धातु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती है, ठीक है। पूर्व अवस्था में वो धातु कभी नहीं आ पाती है। तो इसमें वही बोला जा रहा है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर जो भार सहने की क्षमता होती है उसे कहते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ठीक है। इलास्टिक लिमिट तक जो उसमें भार धातु में लग रहा है उसे हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आगे देखेंगे, दिस प्रॉपर्टी विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलियंस। यहाँ पर लोचदार सीमा के भीतर इस संपत्ति को लचीलेपन के रूप में जाना जाता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता है, इलास्टिक लिमिट के रूप में जाना जाता है। However, the impact strength, it is load withstanding capacity up to its rupture, some at times to impact load leads to failure or the metal component। हालांकि प्रभाव शक्ति इसके टूटने तक भार सहन करने की क्षमता है, कभी कभी प्रभाव भार के कारण धातु घटक विफल भी हो जाते हैं, जैसे कभी कभी सहन नहीं भी कर पाती है, वो बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप क्या देखोगे यहाँ पर, द इम्पैक्ट लोड में एग्जिस्ट इन शियर, कंप्रेसिव और टेंसाइल इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय चारपी ऑफ और आइजोट टेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, बहुत अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे आपसे क्वेश्चन बनेंगे जो बिल्कुल अलग होते हैं, उन्हें नोट करते रहना जरूर, आप नोट जरूर बनाते जाना।
जो इम्पैक्ट लोड जो होते हैं, जो इम्पैक्ट लोड हमारे होते हैं वो शियर कंप्रेसिव और टेंसाइल इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड, जो हमारे जैसे कि शियर कंप्रेसिव टेंसाइल एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो होते हैं उसे हम किनके द्वारा टेस्ट करते हैं। तो हमारे जो चारपी और आइजोड मशीनें जो होती हैं उसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट देखेंगे, प्रभाव भार कतरनी संपीड़ित या तन्यता में मौजूद हो सकता है। ठीक है, प्रभाव भार जो इम्पैक्ट लोड जो है वो हमारा या तो टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा या शियर होगा, यानी शियर लोड होगा। तो जो हमारा होता है प्रभाव शक्ति को चारपी और आइजोड परीक्षण द्वारा टेस्ट करते हैं। जो हमारी इम्पैक्ट शक्ति, इम्पैक्ट लोड जो होता है उसे हम किसके द्वारा मापते हैं, किसके द्वारा टेस्ट करते हैं, ध्यान रखना, चारपी और आइजोड टेस्ट ये मशीनें होती हैं। तो चारपी और आइजोड मशीनों के द्वारा हम चेक करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, ध्यान रख लेना। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ किसके द्वारा मेजर करते हैं, टेस्ट करते हैं, चारपी और आइजोड मशीन के द्वारा, टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, द चारपी टेस्ट मेजर द एबिलिटी ऑफ मेटल टू विथस्टैंड द अप्लाई इम्पैक्ट लोड। जो चारपी मशीन है वो क्या मेजर करती हैं, यानी कि मेटल की जो क्षमता होती है वह इम्पैक्ट लोड को, जो इम्पैक्ट लोड उन पर अप्लाई हो रहा है, वह आइजोड टेस्ट मेजर द लोड रिक्वायर्ड टू रेफ्यूचर द मेटल कंपोनेंट। चारपी परीक्षण एक धातु की लघु प्रभाव भार को सामना करने की क्षमता को मापता है, जबकि आइजोड परीक्षण धातु के घटक को तोड़ने के लिए आवश्यक भार को मापता है। ध्यान रखना, दोनों मशीन के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है आपका आइजोड और चारपी। जो चारपी टेस्ट होता है, आइजोड टेस्ट होता है, वो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को ही मापता है, लेकिन दोनों का थोड़ा सा अलग अलग है, हम देखेंगे। यहाँ पर जो हमारा चारपी जो होता है वो क्या टेस्ट करता है कि वास्तव में जो हमारी मेटल है वो कितना लोड को सहन कर पा रही है, कितना लोड को हम सहन कर पा रही है, वो चारपी टेस्ट के द्वारा हमको पता चलता है। और जो आइजोड मशीन जो होती है वो हमारा क्या मेजर करता है, क्या टेस्ट करता है कि इस जो धातु हमारी जो है हम इस पर कितना लोड डालें कि ये टूट जाएगी। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम 50 न्यूटन का लोड डालते हैं तो ये सहन कर जाती है। 50 न्यूटन को चारपी मशीन द्वारा जब हम किसी मेटल पर जब हम लोड डालेंगे तो ये सहन कर जाती है। जैसे ही हम इस पर 55 या 60 न्यूटन का लोड डालते हैं तो ये टूट जाती है। वो हम आइजोड मशीन चेक करेंगे तो इसमें हम कहेंगे कि 60 न्यूटन पर ये धातु टूट जाएगी, वो 50 न्यूटन को सहन कर सकती है। हमको मालूम चल जाएगा, जो भी हमको कार्य करना उसी हिसाब से हम उसका डिजाइन करेंगे, उस मेटल की कोई भी पार्ट बनाएंगे। ठीक है, आइजोड और चारपी मशीन के आपको बारे में पता चल गया होगा कि आइजोड मशीन जो हमारी है वो धातु को तोड़ने वाले लोड को, गुणों को, यानी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ के सीमा तक उसमें टेस्ट करते हैं। और चारपी मशीन होती है उसमें हम धातु कितना भार सहन कर सकती है, हम ये चेक करते हैं कि धातु कितना लोड को सहन कर सकती है। ये हम करते हैं चारपी टेस्ट द्वारा। और आइजोड मशीन से हम चेक करते हैं कि धातु कितने लोड पर टूट जाएगी। ठीक है, दोनों मशीनों के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका मोस्ट आता है यहाँ पर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बहुत सिंपल है। इलास्टिसिटी की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद इसकी डिटेल में बताने वाला हूँ, आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ। यहाँ पर बोल रहा है मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट आर डिजाइन्ड विथ अ सूटेबल इलास्टिसिटी, अदरवाइज द मशीन कंपोनेंट विल बी डिफॉर्मिंग व्हेन इट इज सब्जेक्टिंग। हिंदी में देखिए, धातु का वह गुण और इलास्टिसिटी धातु का वह गुण है जो भार को हटाने के बाद अपने आकार और अपने पुराने आकार में वापस आने की क्षमता होती है। लागू भार को हटा दिए जाने पर अपनी प्रारंभिक स्थिति या आकार को पुनः प्राप्त करने की क्षमता को लोच कहा जाता है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। यहाँ पर आपको अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो मेरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि हमारी कोई मान लेते हैं, हमारे यहाँ पर कोई क्या है, यहाँ पर स्प्रिंग है, हमारे यहाँ पर कोई स्प्रिंग है, ये हमारी स्प्रिंग हो गई। ठीक है, हमारे यहाँ पर स्प्रिंग है, यहाँ पर हमारा एक लीवर है जिसमें हमारी स्प्रिंग को हम फंसा देते हैं। हम इस स्प्रिंग को थोड़ा सा यहाँ पर टेंसाइल लोड लगा के थोड़ा सा यहाँ पर खींच लेते हैं नीचे को। जैसे हम स्प्रिंग को खींचेंगे और खींचने के बाद जैसे हम छोड़ेंगे तो हमारी ये स्प्रिंग होगी क्या, पहले तो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, लेकिन जैसे हम इस पर से भार को हटाएंगे तो ये क्या होगा, अपनी पूर्व अवस्था में, जो पूर्व अवस्था थी उसमें ये चली जाएगी। तो इसमें क्या है, इलास्टिसिटी का गुण है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, इसलिए ये ऐसा कर पा रही है। ऐसे ही हमारे कुछ मेटल होते हैं जिसे हम खींचते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक दीवार है, दीवार में कोई यहाँ पर एक एंगल लगी हुई है। जैसे ही हम यहाँ पर नीचे लोड डालेंगे तो थोड़ी सी इलास्टिक लिमिट के अंदर लोड डालेंगे, जब तक हम, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर जब लोड डालेंगे तो हमारी जो एंगल है पहले नीचे आएगी इस प्रकार से, और जैसे हम लोड को हटा देंगे तो ये अपनी पूर्वावस्था में चली जाएगी। इस गुण को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, यानी कि इसे कहा जाता है दोस्तों लचकदार।
ठीक है। लचक इसे कहा जाता है, लोच इसे कहा जाता है हिंदी में। तो आई होप कि आपको इलास्टिसिटी के बारे में पता चल गया होगा। एक होती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मैं आपके लिए बता देता हूँ। प्लास्टिसिटी में स्थायी डिफॉर्मेशन हो जाता है जब हम इलास्टिक लिमिट के बाहर ज़्यादा लोड डाल देते हैं, उसमें स्थायी डिफॉर्मेशन होता है, जिसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। आगे मैं आपके लिए बताने वाला हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे कि मोस्ट ऑफ द मेटल हैव बेटर इलास्टिसिटी such as heat treated spring and coils made up of steel, copper, aluminum etc। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो अधिकांश धातुओं में बेहतर लोच होती है, जैसे कि हीट ट्रीटेड स्प्रिंग, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि से बने कॉइल्स, इनमें अधिक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे, हालांकि कुछ धातुएं लोचदार नहीं होती हैं, उन्हें भंगुरता गुण होता है, जैसे कि कठोरता का गुण होता है, जैसे कि आपकी हुई कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं होती है, डक्टिलिटी नहीं होती है। सबसे बड़ा तनाव जो एक सामग्री बिना कुछ स्थायी विकृति के सहन कर सकते हैं उसे लोचदार सीमा कहते हैं। मैंने अभी बताया कि हमको इलास्टिक लिमिट के अंदर जब तक हम लोड को अप्लाई करेंगे तब तक उसमें इलास्टिसिटी का गुण है। जैसे हम इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा भी ज़्यादा लोड अप्लाई कर देते हैं तो फिर वो स्थायी डिफॉर्मेशन हो जाती है, उसका जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाती है, वो काम नहीं करती है वहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टिफनेस, रिजिडिटी यानी कठोरता, जिसे स्प्रिंगनेस गुण बोलते हैं स्टिफनेस को। एक तरीके से सिंपल भाषा में समझेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस और रिजिडिटी, और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ड्यू टू विच इज रेजिस्ट डिफॉर्मेशन व्हेन इट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। विक्षेपण के लिए किसी सामग्री के प्रतिरोध को कठोरता या कठोरता कहा जाता है, यानी कि स्टिफनेस कठोरता, हार्डनेस रिजिडिटी कहा जाता है। यह धातु का वह गुण है जिसके कारण यह लोचदार सीमा के भीतर होने पर विरूपण का प्रतिरोध करता है। होता क्या है, देखिए मैंने अभी आपको स्प्रिंग का यहाँ पर उदाहरण दिया था। स्प्रिंग का आपके लिए यहाँ पर दोबारा से उदाहरण मैं देता हूँ ताकि आपको स्टिफनेस का गुण यहाँ पर समझ में आ सके। ठीक है। यहाँ पर हमारी ये स्प्रिंग है, ये हमारी स्प्रिंग है। जैसे ही हम यहाँ पर नीचे इसमें जो नीचे हम लोड अप्लाई करते हैं, यहाँ पर कोई हम भार लटका देते हैं, जैसे हम ये तो भार लटकाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर फोर्स लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा तो ये स्प्रिंग है जो नीचे खींचेगी, फिर हम इसे छोड़ देते हैं तो ऊपर चली जाती है, ऊपर कैसे चली जाती है। जो जितना भार हम नीचे की ओर लगाते हैं, कोई प्रेशर हम नीचे की ओर लगाते हैं, उतना ही प्रेशर इस मेटल में ऊपर की ओर लगता है स्टिफनेस प्रॉपर्टी के कारण ऊपर की ओर उतना ही फोर्स लगता है जितना फोर्स हम नीचे की ओर लगाते हैं। अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा रहे हैं तो 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर की ओर भी लग रहा है इस मेटल में, क्योंकि इसमें स्टिफनेस का गुण है। 5 न्यूटन का फोर्स अगर हम नीचे लगाएं तो 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगेगा, जिसके कारण हम जैसे ही हम यहाँ पर लोड को हटाएंगे तो हमारी ये धातु जो पूर्व अवस्था में आ जाएगी। मान लो कि इसमें 5 न्यूटन का फोर्स स्टिफनेस का गुण है, तो अगर हम 5 से 6 न्यूटन या कि हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर स्टिफनेस एंड इलास्टिसिटी दोनों खत्म हो जाती है। फिर हमारा वहाँ पर स्टिफनेस का गुण काम नहीं करता, फिर उसमें स्थायी डिफॉर्मेशन हो जाता है। यही हमारा होता है स्टिफनेस, यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर जो धातु को पूर्व अवस्था में लाने में जो फोर्स काम करता है उसे हम स्टिफनेस कहते हैं, स्टिफनेस का गुण कहते हैं। यही सब आपको इसमें डेफिनेशन मिल जाएगा। उच्च कठोरता वाली धातुएं बहुत कम विकृत हो सकती हैं या बिल्कुल ही विकृत नहीं हो सकती हैं। ठीक है। जो कठोरता वाली धातुएं होती हैं उनमें इलास्टिक गुण बहुत कम होता है, स्टिफनेस बहुत कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। कठोरता को समझने के लिए लोच के मापांक यानी कि यंग मॉड्यूल्स को संबंधित धातु के लिए मापा जाना है, क्योंकि यह तन्यता और संपीड़ित भार के लिए कठोरता का माप है। मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी इज यूज्ड फॉर शियर लोड एंड बल्क मॉड्यूल फॉर वैल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। ठीक है। थोक मापांक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए स्टील एल्यूमिनियम की तुलना में सख्त या अधिक कठोर होता है। स्टील जो होता है वो एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक कठोर होता है, बिल्कुल सही बात है। स्टील इज स्टिफर और मोर रिजिड देन एल्यूमिनियम। स्टील एल्यूमिनियम की तुलना में सख्त या अधिक कठोर होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप देखोगे स्टिफनेस इज मेजर्ड विद यंग मॉड्यूल्स। स्टिफनेस है हम किससे निकाल सकते हैं स्टिफनेस का गुण, इसमें कितना स्टिफनेस, जो मैंने बताया कि 5 न्यूटन तक का। इसी प्रकार सभी मेटल का हमको स्टिफनेस का एक वैल्यू निकालनी पड़ती है। कैसे निकालते हैं? यंग मॉड्यूल्स द्वारा निकालते हैं। जो होती है हायर द वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूल्स स्टिफर इज द मटेरियल, जिसकी हायर वैल्यू हायर यंग्स मॉड्यूल आएगा उसमें स्टिफर वैल्यू स्टिफनेस का गुण ज़्यादा होगा, ठीक, उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। यंग मॉड्यूल्स के द्वारा हम निकालते हैं। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो आती है आपकी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में अभी मैंने आपके लिए बताया था कि इसमें स्थायी विरूपण हो जाता है। देखिए यह धातु का वह गुण है जो गैर लोचदार के रूप में विकृत करने की क्षमता देता है। फ्रैक्चर के बिना
लागू भार हटा दिए जाने पर वे अपने मूल आकार और आकार को पुनः प्राप्त नहीं कर पाते, मूल साइज को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धातु टूटती नहीं है धातु, लेकिन वो एक स्थायी डिफॉर्मेशन बना लेती है। जैसे कि एक हमारा एक यहाँ पर वायर है, हम इस पर कुछ इलास्टिक लिमिट के अंदर जब तक लोड लगाएंगे तो अपनी ये पूर्व अवस्था में आ जाएगा। जैसे हम इलास्टिक लिमिट के बाहर बल लगा देते हैं, इतना मोड़ देते हैं, फिर ये ऐसा ही बना रहेगा, फिर ये पूर्व अवस्था में नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस मामले में सामग्री विफलता के बिना कुछ हद तक स्थायी विरूपण से गुजरती है। प्लास्टिसिटी लोच का उल्टा होता है। अगर आपसे पूछे कि इलास्टिसिटी का विपरीत क्या है तो प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी का विपरीत क्या है, इलास्टिसिटी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बोल रहा है धातुओं के ठंडे और गर्म काम में प्रक्रिया पूरी होने पर धातु स्थायी रूप से विकृत हो जाती है। जब भी हमारे जो मेटल होती है उसमें हम चाहे कोल्ड वर्किंग करें हॉट वर्किंग करें, उसमें स्थायी डिफॉर्मेशन होने का गुण होता है, प्लास्टिसिटी होती है और हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टील विल बी डिफॉर्म व्हेन रेड हॉट एंड इट डज नॉट रेगेंस इट्स ओरिजिनल शेप्स एंड साइज। सिमिलरली लेड क्ले etc वुड बी प्लास्टिक एट रूम टेम्परेचर। स्टील लाल गर्म होने पर विकृत हो जाएगा। स्टील को हम ऐसे तो मोड़ नहीं सकते जब तक हम उसे रेड हार्डनेस यानी कि जो हमारी गर्म करने की क्षमता, जब तक लाल रंग आया तब तक हम उसे फोर्ज करते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद हम उसे विकृत कर सकते हैं और अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। फिर हम उसको मोड़ देंगे, फिर अपनी पुनः पहली अवस्था में नहीं जा सकता है। इसी तरह जो शीशा लेड होता है, मिट्टी होती है, कमरे के तापमान पर प्लास्टिक होंगे। जो हमारा लेड होता है और जो मिट्टी होती है उसे हम कमरे के तापमान पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही हम उससे उसमें प्लास्टिक गुण होता है, उसे हम विकृत कर सकते हैं। देखिए, जो कुछ पदार्थ होते हैं जो अपवाद होते हैं, ठीक है, जैसे कि इलास्टिसिटी गुण के अपवाद होते हैं, जैसे कि मिट्टी हो गई। अब मिट्टी में इलास्टिसिटी के गुण हैं, ठीक है, लेकिन उसमें पूर्वावस्था में वो नहीं आ सकती। वो लोचदार है, लेकिन हम मिट्टी को इस प्रकार कोई भी शेप दे देते तो वो ऐसे थोड़ी ना पूर्व अवस्था में चली जाएगी, उसमें गुण नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा प्लास्टिसिटी कई यांत्रिक प्रक्रियाओं जैसे बनाने, आकार देने, बाहर निकालने और कई अन्य गर्म और ठंडे काम करने वाली प्रक्रियाओं में उपयोगी है। सही बात है। यहाँ पर प्लास्टिसिटी के बारे में बोल रहा है। इन जनरल प्लास्टिसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर एंड इज फॉर फेवरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल फॉर सेकेंडरी फॉर्मिंग प्रोसेस। क्या होता है, सामान्य तौर पर बढ़ते तापमान के साथ प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बढ़ते तापमान के साथ प्लास्टिसिटी का गुण बढ़ता है या घटता है तो बढ़ जाता है। और माध्यमिक बनाने की प्रक्रियाओं के लिए सामग्री को एक अनुकूल गुण चाहिए। जो भी हमको कोई भी चीज़ माध्यमिक कोई भी बनाना है तो उसमें हमको क्या चाहिए, एक अनुकूल गुण उसमें होना चाहिए, तभी हम कुछ शेप या कुछ ही बना सकते हैं। Due to these property, various metal can be transformed into different product of required shape and size. This conversion into desired shape and size is effected either by the application or pressure, heat or both. इन गुणों के कारण विभिन्न धातुओं को आवश्यक आकार और आकार के विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है। वांछित आकार और आकार में रूपांतरण या प्रेस के आवेदन में आवश्यक होते हैं। अब हमारी आ जाती है यहाँ पर हार्डनेस। क्या आ जाती है गाइस, हार्डनेस आपके लिए पता होगा, धातु का वह गुण होता है जो धातु किसी दूसरी धातु काट सकती है, खरोंच उत्पन्न कर सकती है, वो हमारी हार्ड धातु कहलाती है। उस धातु में हार्डनेस का गुण होता है। यहाँ पर आप PDF प्राप्त कर लीजिएगा, टेलीग्राम में दे दूँगा, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। सामग्री की कठोरता प्लास्टिक विरूपण का माप है और यह भी प्लास्टिक विरूपण का प्रतिरोधक कठोरता सामग्री की ताकत को इंगित करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक खरोंच, घर्षण, इंटेंशन या पेट का विरोध करने के लिए सामग्री की क्षमता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टी में माना जाता है। डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये 4 प्रॉपर्टी आपकी ऐसी जिनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है जिनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो हम यहाँ पर डक्टिलिटी पढ़ेंगे। डक्टिलिटी देखिए, मैं सिंपल भाषा में आपके लिए बता दूँ। डक्टिलिटी धातु का वह गुण है जिससे के कारण हम धातु को तार के रूप में खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तार के रूप में खींच सकते हैं, तार बना सकते हैं। जैसे कि हमारे कोई यहाँ पर हमारा मेटल है और हम इसे आगे तार के रूप में खींचते हैं और हमारा ये मेटल टूटता नहीं है, तो हमारे इस मेटल में डक्टिलिटी का गुण मौजूद है। ठीक है, यही बोला जा रहा है। यह सामग्री या धातु की संपत्ति है जो तन भार के तहत प्लास्टिक विरूपण का प्रतिनिधित्व करती है या इसे तारों या लंबाई में खींचने में सक्षम होती है, तन्यता भार के तहत टूटने के बिना। यही बोल रहा है कि बिना टूटे एक खींच सकते हैं, हम तार के रूप में बना सकते हैं, तो इनमें डक्टिलिटी का गुण होता है।
मशीन टूल्स के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली धातुओं में काफ़ी लचीलापन होना चाहिए। भंगुरता के विपरीत है। भंगुरता के विपरीत क्या है? ब्रिटलनेस के विपरीत क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यह आता है आपका टफनेस। ज़्यादातर ऑप्शन पूछा जाता है टफनेस आपका किसके विपरीत है? टफनेस क्या झटका सहन कर सकता है और भंगुरता में झटका देने पर टूट जाता है। टफनेस अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो टफनेस में होता क्या है, जब हम अचानक से लोड उसमें पड़ता है तो टफनेस तो झेल सकता है, लेकिन जो भंगुर धातु होगी उसमें जब लोड पड़ेगा तो टूट जाएगी। इसलिए हमारा जो सबसे सटीक आंसर इसका रहने वाला है भंगुरता का विपरीत टफनेस का विपरीत भंगुर। डक्टिलिटी भी होता है, अगर आपको टफनेस ऑप्शन नहीं मिलता तब आपको डक्टिलिटी मिलेगा, क्योंकि भंगुर धातु लोड डालने पर खींचने पर टूट जाती हैं और डक्टाइल जो धातु होती हैं वो नहीं टूटती। इसलिए जैसे कि यहाँ पर विभिन्न धातु जैसे कि स्टील, various metals such as metal alloys, mild steel, copper, aluminum, tin, zinc, etc. are example of good ductile material. डक्टाइल मटेरियल हमारे क्या होते हैं? जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, अलॉय स्टील हो गया। माइल्ड स्टील भी हमारा डक्टाइल मटेरियल है, अलॉय स्टील भी हमारा डक्टाइल मटेरियल है। और कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, जिंक, ईटीसी। कॉपर एल्यूमिनियम का आपने बायर देखी होंगे तो आपको ये तो याद रहेगा ही। अगर आपसे पूछा जाता है निम्न में से डक्टाइल मटेरियल कौन सा है, तो कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, जिंक अगर आपका ऑप्शन में आता है तो ये आपका सही हो जाएगा आंसर, एकदम परम सख्त आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप और समझ लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी देख लीजिए, इसके बाद मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ समझाने वाला हूँ। अगर आप क्वेश्चन पूछता तो आप नहीं फंसो उसमें। देखिए यहाँ पर दिया गया है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ईटीसी कैन बी ड्रॉन बाय एक्सटोर्शन और बाय पुलिंग थ्रू अ होल इन अ डाई ड्यू टू द डक्टाइल प्रॉपर्टी। तन्यता गुण के कारण सोने, चांदी तथा तांबा, एल्यूमिनियम आदि को एक्सटोर्शन द्वारा डाई में छेद के माध्यम में खींचकर किया जा सकता है। The ductility decrease with increase in temperature. The percent elongation and the reduction in area and the tension or often used in empirical measure of ductility. तापमान में वृद्धि के साथ लचीलापन कम होता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि के साथ जो हमारी डक्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। प्रतिशत बढ़ा हुआ तनाव क्षेत्र में कमी अक्सर लचीलापन अनुभव उपाय के रूप में की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन में कभी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन सा है, तो हमारा गोल्ड जो होता है, सोना जो होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल होता है और सबसे ज़्यादा मेलेबल मटेरियल होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी का गुण गोल्ड में पाया जाता है। आघात वर्धनीयता जिसे हिंदी में बोलते हैं, मेलेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। तो सबसे पहले आघात वर्ध जो मेटल हमारा मेलेबल मेटल जो होता है वो हमारा होता है गोल्ड, और जो हमारा सबसे डक्टाइल मटेरियल होता है वो होता है गोल्ड। और सबसे कम आघात वर्धनीयता हमारी होती है निकिल में। किस में होती है गाइज? निकिल में सबसे कम आघात वर्धनीयता का गुण होता है। ठीक है, निकिल में सबसे कम आघात वर्धनीयता का गुण होता है और आपका यहाँ पर निकिल में सबसे कम डक्टिलिटी का भी गुण होता है। ठीक है, अभी आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आपके लिए पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। घटते क्रम में एक लिस्ट में अभी व्हाट्सअप और टेलीग्राम में डालने वाला हूँ कि किसमें कितना डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी का गुण होता है। अगर आपने अभी तक DRDO सेप्टेम्बर 10 का फुल कोर्स के पूरे लेक्चर वॉच नहीं किए हैं, ये हमारा 11वां लेक्चर है। 10 लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके वॉच आप कर सकते हो ताकि आपको सभी चैप्टर अच्छे से क्लियर हो सकें। और हमारी MCQ 2000 की क्वेश्चन सीरीज चली रही है, वो आपको तो मिल ही जाती होगी। तो चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको सब कुछ स्टडी मटेरियल अगर डाउनलोड करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। मेलेबिलिटी अब आपको गुण आता है। मेलेबिलिटी दोस्तों जो मैं आपके लिए जो पॉइंट बता रहा हूँ वो आप नोट करते रहिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। कभी भी क्वेश्चन कोई भी फंसे तो आप वो नोट्स उठाकर देखेंगे, आपको उसमें आपका आंसर मिल जाएगा, या आप एक PDF खोल के देखेंगे तो इसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। PDF प्राप्त करना तो टेलीग्राम व्हाट्सएप में जुड़ जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। ये PDF मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों ग्रुप में PDF आपको दे चुका हूँ। अगर आप जुड़े हैं तो आपने प्राप्त कर ली होगी। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है मेलेबिलिटी का। देखिए जो मेलेबिलिटी होती है वो क्या होती है, धातु में जब भी हम भी कोई भी जो धातु है हमें कूटने पीटने पर धातु नहीं टूटते। हम इस पर कोई भी रोल या कोई भी हम इस पर मान लो कि रोलर है इस पर चला देते हैं या ऐसे हथौड़े से कूटते हैं पीटते हैं, कूटने पीटने पर जब धातु नहीं टूटती है, उस भार को उस इम्पैक्ट को सहन कर सकती है, वो हमारी मेलेबिलिटी होती है। यानी कि चादरें एक तरीके से सीट बनाने का गुण जो होता है, जिस धातु में मेलेबिलिटी गुण होता है उससे हम सीट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में क्या कह रहा है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और मेटल दैट रिप्रेजेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेसिव लोड, और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इनेबल इट
टू रोल इनटू थिन शीट और प्लेट्स। यह सामग्री या धातु की संपत्ति गुण है जो संपीड़ित भार के तहत प्लास्टिक विरूपण का प्रतिनिधित्व करती है। यह धातु का संपत्ति है जो इसे पतली चादर और प्लाटों में लुढ़कने में सक्षम होता है। यानी कि जिस धातु में हमारा मेलेबिलिटी गुण होता है उससे हम सीट या प्लेट बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम चाहे उसे रोल करें या हम उसे कूटें पीटें मोड़ें मरोड़ें, लेकिन वो टूटेगी नहीं क्योंकि उसमें मेलेबिलिटी गुण होता है। इसलिए धातु को मोड़ने मरोड़ने कूटने पीटने पर धातु नहीं टूटती है, तो वो हमारी मेलेबिलिटी गुण कहलाता है। ये आप एक डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो मैंने बताई कि धातु का वह गुण जिससे मोड़ने मरोड़ने कूटने पीटने पर धातु ना टूटे उसे हम मेलेबिलिटी आगत वर्धनीयता कहते हैं। मेटल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द मशीन टूल कंपोनेंट्स मस्ट हैव sufficient malleability because of the metal size and shape change during the manufacturing of the component according to design। डिजाइन के अनुसार घटकों के निर्माण के दौरान धातु के आकार और आकार में परिवर्तन के कारण मशीन उपकरण घटकों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली धातु में पर्याप्त लचीलापन यानी कि मेलेबिलिटी होना चाहिए। जो भी हमको डिजाइन देना है, सबसे पहले हम किसी भी धातु का कोई कंपोनेंट कोई पार्ट बनाने से पहले उस धातु में मेलेबिलिटी का गुण चेक कर सकते हैं कि कितना मेलेबल धातु है। इसी प्रकार हम उस धातु का पार्ट बनाते हैं। वेरियस मेटल सच एज कॉपर, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, रॉट आयरन, स्टील, अलॉय स्टील, सॉफ्ट स्टील, ईटीसी, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे मेलेबिलिटी के। मेलेबल इनमें गुण पाया जाता है, इन धातुओं में मेलेबल गुण पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मेलेबल अभी मैंने आपके लिए बताया, सबसे ज़्यादा आकर्षक हमारा सोना होता है, गोल्ड होता है। नेक्स्ट है आपका टफनेस है, बहुत अच्छा गुण है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इट इज़ द टफनेस को हिंदी में हम बोलते हैं कड़ापन। क्या बोलते हैं? अगर आपको कभी हिंदी में लिखा है तो कड़ापन, इससे हिंदी में बोलते हैं टफनेस को। ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ फेलियर ऑफ फ्रैक्चर ऑफ, और टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट एनी डिफॉर्मेशन ड्यू टू बेंडिंग ट्विस्टिंग टॉर्सन ईटीसी। क्या बोल रहा है यहाँ पर? जब भी हम किसी धातु पर अचानक से लोड पड़ता है, झटके सहन करने की क्षमता को हम टफनेस कहते हैं। एक प्रकार से आप ये डेफिनेशन बना सकते हो कि झटके सहन करने की क्षमता को हम टफनेस कहते हैं। जैसे कि डिफॉर्मेशन होता है, स्थायी डिफॉर्मेशन जब हम करते हैं, जैसे कि बेंडिंग करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, टॉर्सन करते हैं, तो इन जब धातु हम फोर्स लगाते हैं तो वो धातु हमारी टूटती नहीं है और इन फोर्स को धातु सहन करती है, क्योंकि उसमें कड़ापन का गुण है, टफनेस का गुण है। देखिए यहाँ पर यही बोल रहा है, यह विफलता या फ्रैक्चर तक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता है, या बेरहमी एक सामग्री की क्षमता है जो झुकने मोड़ने मरोड़ने आदि कारण किसी विकृति का विरोध करती है। ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय इम्पैक्ट टेस्ट। इसको हम किससे मेजर करते हैं? इम्पैक्ट टेस्ट से हम टफनेस को मेजर करते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट में कि टफनेस को किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो इम्पैक्ट टेस्ट द्वारा हम टफनेस को मेजर करते हैं। स्टील एंड स्टील अलॉय सच आ मैग्नीज स्टील, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील, ईटीसी यूजुअली और डक्टाइल मटेरियल आर्थो टफ मटेरियल। ठीक है। यह एक प्रभाव परीक्षण द्वारा, इम्पैक्ट टेस्ट द्वारा इसका हम टेस्ट करते हैं, मापते हैं। स्टील और स्टील मिश्र धातु जैसे कि मैग्नीज स्टील, गड़ा लोहा, रॉट आयरन, हल्की स्टील, माइल्ड स्टील आदि आमतौर पर सभी नमनीय सामग्री, कठिन सामग्री होती हैं। डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं वो हमारे टफ मटेरियल होते हैं। ठीक है। अब आ जाता है हमारा ब्रिटलनेस, जैसे कि हम कहते हैं भंगुरता। हमने टफनेस पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं भंगुरता। भंगुरता और टफनेस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वो झटके को सहन करता है, ये झटके में टूट जाता है। वो टफनेस क्या होता है? टूटने से पहले जितनी ताकत उसमें है वो उसको सहन कर सकता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल एंड इंडिकेटेड फ्रैक्चर विदाउट एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन एंड इज अपोजिट टू टफनेस एंड डक्टिलिटी। ध्यान रखना, टफनेस एंड डक्टिलिटी दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आप करेक्ट हो जाएगा। आपसे ऑप्शन ये कई बार पूछा गया है कि ब्रिटलनेस भंगुरता का विपरीत होता है, तो टफनेस ज़्यादातर ऑप्शन में रहता है। अगर टफनेस अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता तो डक्टिलिटी आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा। डक्टिलिटी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्थायी कह रहा है कि डिफॉर्मेशन बिना किसी फ्रैक्चर के, यानी बिना किसी डिफॉर्मेशन के डायरेक्ट धातु टूट जाती है, उस गुण को हम कहते हैं ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता। क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता कहते हैं। देखिए यह एक सामग्री की संपत्ति गुण है, प्रेसंसनीय विरूपण के बिना फ्रैक्चर को इंगित करता है और क्रूरता व लचीलापन के विपरीत है। किसके विपरीत है? क्रूरता व लचीलापन, यानी कि डक्टिलिटी और टफनेस के विपरीत है हमारा भंगुरता, ब्रिटलनेस। ये बिना किसी डिफॉर्मेशन के स्थायी टूट जाता है। जब भी हम इसमें कोई भी लोड डालते हैं तो डिफॉर्मेशन, इसमें कोई भी विरूपण नहीं होता, डायरेक्ट टूटता है। द ब्रिटल मटेरियल फेल्स और ब्रेक वेरी इजीली इवन विद द एप्लीकेशन ऑफ अ वेरी स्मॉल लोड। भंगुर सामग्री बहुत आसानी विफल हो जाती है
या बहुत कम भार के आवेदन के साथ टूट जाती है। जैसे कि कुछ हमारे गुण हैं, कुछ धातु हैं जिसमें भंगुरता गुण पाया जाता है, जैसे कि कास्ट आयरन हो गया, इससे हमारा भंगुरता गुण पाया जाता है क्योंकि इसमें कार्बन मात्रा ज़्यादा होती है। कार्बन मात्रा से धातु जो होती है वो क्या होती है, हमारी भंगुर भी होती है, कठोर भी होती है। जैसे कि स्टील में भी ज़्यादा होती है, तो स्टील तो भंगुर नहीं होती, लेकिन कास्ट आयरन भंगुर होती है। ठीक है, कास्ट आयरन की हम कास्टिंग कर सकते हैं, फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ग्लास ETC आर बेटर मटेरियल यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इनका यूज करते हैं और ये एक बेटर मटेरियल होते हैं। द मशीन टूल कंपोनेंट मस्ट हैव जीरो और वेरी लेस ब्रिटलनेस, अदर साइज दे विल ब्रेक और फेल। जो भी हमारे मशीन टूल्स होते हैं उनमें भंगुरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वे टूट जाएंगे, असफल हो जाएंगे। एक आपका होता है फेटिंग। फेटिंग को हिंदी में भी मैंने बताया कि बोलते हैं हम क्या, थकान। थकान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थकान। अच्छा, हमारी धातु थक जाती है, थकने का गुण होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं आपका फेटिंग को बहुत आसानी से आपको डिफाइन करूँगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। डेफिनेशन है, फेटिंग रिप्रेजेंट द टेंडेंसी टू फ्रैक्चर अंडर साइकिल लोडिंग, अंडर साइकिल लोडिंग, और इट इज द इनेबिलिटी टू विथस्टैंड रिपीटेड एंड और कंटिन्यूस एप्लीकेशन एंड रिमूवल ऑफ लोड और साइकिल लोड। क्या बोल रहा है, थकान, फेटिंग चक्रीय लोडिंग के तहत फ्रैक्चर की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है या बार बार और निरंतर आवेदन का सामना करने उस भार का चक्रीय भार को हटाने में असमर्थता है। ठीक है, टेक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको यहाँ तक वीडियो बने हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। थकान आवेदन और तनाव को हटाने के कारण बार बार होने वाले तनाव का लंबा प्रवाह है, जिससे सामग्री टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए के एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। थकान होती क्या, फेटिंग होती क्या, फेटिंग धातु का क्या गुण है, कौन सा गुण है, तो आपको यहाँ पर समझना है। फेटिंग हमारा वह गुण है, जैसे कि कोई धातु होती है उसमें बार बार झटके लग रहे हैं, बार बार कोई लोड पड़ रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब धातु हमारी टूटने की सीमा पर होगी, टूट जाएगी। जब भी हम उसमें लोड लगाएंगे टूट जाएगी। जैसे कि हमारी मान लो कोई हमारी शाफ्ट है, यहाँ पर हमारे कोई शाफ्ट है, वो लगातार घूम रही है लगातार घूम रही है। तो जब वो घूमते घूमते जब हमारी शाफ्ट जो कमज़ोर पड़ जाएगी, जितना उसमें फेटिंग का गुण होगा, जितनी सीमा तक फेटिंग का जितनी सीमा तक गुण होगा, एक पॉइंट, एक वक्त ऐसा आएगा जब शाफ्ट घूमते घूमते टूट जाएगी। अगर आप कभी कोई शाफ्ट लेने जाओगे तो उसमें लिखा रहता है कि इसमें फेटिंग रेजिस्टेंट इतना है, फेटिंग प्रतिरोधकता इसमें इतनी है, इतने तक गुण को सहन कर सकती है, इतने टाइम तक चलेगी। घंटों में लिखा रहता है, जैसे कि 7200 घंटे तक इस शाफ्ट रोटेट करेगी, उसके बाद टूट जाएगी, क्योंकि इसमें फेटिंग का गुण खत्म हो जाएगा। होता क्या है, देखिए, जब भी हमारा कोई भी यहाँ पर कंपोनेंट, कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटल है, जैसे कि उसमें जब भी हम लगातार उसमें यहाँ पर इम्पैक्ट करेंगे, लगातार उसमें फोर्स डालेंगे, तो हम लगातार जितनी उसमें सहने की क्षमता होगी उतना वो सह सकता है। जैसे हम फेटिंग सामर्थ्य एक तरीके से कह सकते हैं, उतना तो वो सह सकता है। उसके बाद जब हम इसमें लोड डालेंगे तो एक धातु टूट जाएगी। क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी। तो यही होता है हमारा फेटिंग का गुण, थकान। एक मशीन होती है जिसमें हम जो भी हमारी शाफ्ट बनती हैं, जो भी ऐसे कंपोनेंट बनते हैं जिनमें बार बार झटका लगता है, तो उस मशीन के द्वारा चेक करके उन पर फेटिंग का गुण उसमें लिखा जाता है। फेटिंग सामर्थ्य, उसमें कैपेसिटी लिखी जाती है कि इसकी फेटिंग सामर्थ्य कैपेसिटी कितनी है। तो उस मशीन में क्या होता है, उस मशीन में हम शाफ्ट को लगाते हैं और वो मशीन लगातार शाफ्ट को घुमाती रहती है। जितने घंटों में वो शाफ्ट टूट जाती है तो उसमें हम लिख देते हैं कि इस शाफ्ट इतने घंटों तक चल सकती है, इसमें इतनी फेटिंग कैपेसिटी है। आप फेटिंग कैपेसिटी को समझ गए हो। किसी भी धातु पर जब बार बार लोड पड़ता है तो वो जो लोड को सहन करती है वो हमारी होती है, बार बार लोड को सहन करती है, बार बार लोड को, एक कभी कभी नहीं, बार बार लोड को, एकदम निरंतर उसमें लोड लग रहा है, तो वो हमारी फेटिंग होती है। फेटिंग का गुण थकान का गुण होता है, और जब तो टूट जाती है वो फेटिंग गुण के से बाहर जब उसमें समान तरीके से लोड लगने लगता है तो वो हमारा मेटल कंपोनेंट टूट जाता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, द मशीन टूल कंपोनेंट मस्ट विथस्टैंड सच अ फेटिंग लोडिंग एंड दिस मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग ऑफ मशीनिंग टूल कंपोनेंट हाई स्पीड एरो इंजन एंड टरबाइन। देखो, हाई स्पीड एरो जो इंजन टरबाइन, वेयर दे आर रिक्वायर्ड टू गिव लॉन्ग सर्विस अंडर साइक्लिंग लोड, उसमें चक्रीय लोड लॉन्ग टाइम तक लगना चाहिए। उसी मेटल का
उसी कंपोनेंट को हम टरबाइन में और इंजन में हम वहाँ पर यूज करते हैं। और इसमें बोल रहे हैं मशीन उपकरण घटकों को इस तरह के थकान भार का सामना करना पड़ता है। जो भी हमारे मशीनिंग कंपोनेंट होते हैं उनको हेडिंग का सामना करना पड़ता है। मशीन उपकरण घटकों उच्च गति वाले एरो इंजन और टरबाइनों को डिजाइन करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए जहाँ उनकी आवश्यकता होती है। जब भी हम कोई भी कंपोनेंट इंजन का या टरबाइन कंपोनेंट बनाते हैं तो उसमें फेटिंग कैपेसिटी देखी जाती है। इसकी फेटिंग कैपेसिटी क्या है, मैंने वो आपको एक मशीन बताई है कि वो एक मशीन होती है, उसमें हम शाफ्ट को डाल घुमाते हैं लगातार, जितने घंटों वो शाफ्ट टूट जाती है तो उसकी हम फेटिंग कैपेसिटी लिखते हैं कि इतनी फेटिंग कैपेसिटी इतने घंटों तक ये शाफ्ट हमारी रोटेट कर सकती है। इस प्रकार से हम उसे चेक करते हैं। तब भी हम कोई भी इंजन का टरबाइन कोई पार्ट बनाते हैं तो वहाँ में फेटिंग कैपेसिटी को चेक करके वहाँ पर बनाते हैं। एक हमारी धातु आ जाती है क्रीप, जिसे हम बोलते हैं रेंगना। रेंगना बोलते हैं हिंदी में, से क्रीप बोलते हैं, रेंगना आप बोल सकते हैं हिंदी में। तो क्रीप क्या होती है? क्रीप रिप्रेजेंट स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन विथ टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेस, और इट इज द फेलियर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल अंडर कांस्टेंट स्टेट स्ट्रेस एट हाई टेम्परेचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्रीप जो होती है वो निरंतर तनाव में समय के साथ धीमी और प्रगतिशील विकृति का प्रतिनिधित्व करती है। क्रीप हमारी होती है, देखिए क्रीप हमारी क्या होती है, ध्यान समझिएगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और आपके लिए क्रीप के बारे में समझाता हूँ। मान लो कि हमारा यहाँ पर कोई बेस है, यहाँ पर हमारा छत है, यहाँ पर हमारा छत है और छत पर हमने यहाँ पर कोई भी मेटल यहाँ पर इस प्रकार से लटका दिया है। तो यहाँ पर कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटी होती है, पृथ्वी पर ग्रेविटी होती है, तो हमारा यहाँ पर कुछ नहीं तो ग्रेविटी फोर्स तो लग रहा होगा। जितनी भार की धातु उतना फोर्स इस पर लग रहा है। कई सालों तक टंगी है, कई सालों तक जब धातु टंगी है, जैसे हमारी धातु टंगी रहेगी तो वो कुछ नीचे की ओर यहाँ पर धातु खिसक जाएगी, नीचे की ओर धातु यहाँ पर खिसक जाएगी। कुछ धातु का शेप है, धातु का शेप है वो इस प्रकार आपका बन जाएगा, इस प्रकार आपका धातु का शेप ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि धातु यहाँ पर खिंच चुकी है, नीचे की तरफ धातु खिंच चुकी है। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार लग रहा है। किसी भी धातु में जब लगातार फोर्स लगता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब धातु में स्थायी डिफॉर्मेशन होता है और वो कभी फिर वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती। ये सब स्थायी डिफॉर्मेशन हो गया, इस प्रकार धातु का शेप हो गया। अब दोबारा से इस प्रकार से धातु नहीं बन सकती। कब होती है? जब उसमें निरंतर फोर्स लगता रहता है। जैसे कोई यहाँ पर हमारा रॉड है, हम उसमें इस तरफ भी खींच रहे हैं, इस तरफ भी खींच रहे हैं, लगातार खींच रहे हैं। जब एक टाइम ऐसा होगा बीच में से पतली हो जाएगी हमारी रॉड, बीच में से हमारी रॉड पतली हो जाएगी और हमारी यहाँ पर वहाँ पर खिंच जाएगी, यहाँ पर कुछ हमारी लंबी हो जाएगी लेकिन बीच में हमारी रॉड पतली हो जाएगी। तो वो होता है हमारा क्या कहलाता है? क्रीप कहलाता है। ये हमारे थे यहाँ पर, हमारे क्या थे यहाँ पर 12 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी, 12 मैकेनिकल प्रॉपर्टी थी, 10 प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ी सी यहाँ पर क्रीप में देखोगे तो इन द केस ऑफ बेल्ट ड्राइव IC इंजन ETC द मटीरियल इज सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। बेल्ट ड्राइव IC इंजन आदि के मामले में सामग्री को उच्च तापमान पर निरंतर दबाव के अधीन कार्य करना पड़ता है। तो वहाँ पर हमको क्रीप के गुण को देखना पड़ता है, उस पर विचार करना पड़ता है। अंडर दीज कंडीशन द मटेरियल वुड स्लोली एंड प्रोग्रेसली, धीरे धीरे लग रहा है लेकिन प्रोग्रेस निरंतर लग रहा है, डिफॉर्म ओवर द पीरियड, धीरे धीरे करके जब उसका पीरियड आ जाएगा तो उसमें स्थायी डिफॉर्मेशन हो जाएगा। टाइम एंड फाइनली फॉल्स, इन शर्तों के तहत सामग्री धीरे धीरे और उत्तरोत्तर समय के साथ खराब हो जाएगी और अंत में विफल हो जाएगी, उसमें स्थायी डिफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे हमारी कोई रॉड है, रॉड बनी, जब उसमें लगातार और धीमे धीमे फोर्स लगता रहेगा तो वहाँ पर एक पतली पड़ जाएगी। जब पतली यहाँ पर लोड पड़ जाएगी तो हमारी रॉड फेल हो जाएगी, यानी काम करने लायक नहीं बचेगी। इसे कहते हैं धातु को फेल हो जाना। तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक बनी रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।